Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स 1 में हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने लीनियर कोरिलेशन पढ़ा और लास्ट में हमने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को पढ़ा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दूसरा यूनिट, जो कि होता है हमारा चैप्टर लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन वैसे 12th में आप देख चुके हो, मगर वो जो था ऑलमोस्ट 50% चैप्टर ही पढ़ चुके हो, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में दो लाइंस होती है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, जिसमें आपको खाली 12th में रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x पढ़ाया गया था। तो अब हम दूसरी लाइन को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो उसकी वजह से हमें दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। पहला होगा by(x) और दूसरा होगा bxy। by(x) की वजह से, यानी ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसे कहा जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, जिसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a प्लस by(x) इंटू x, जिसे हम डिटेल में अभी ऑब्जर्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और दूसरी लाइन जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए हो वो हम देखेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, जो कि होगी x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस bxy इंटू y। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं लीनियर रिग्रेशन का मीनिंग एंड क्यों होती है दो रिग्रेशन लाइंस, व्हाई देयर आर टू रिग्रेशन लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसे हम देखेंगे। अब लीनियर रिग्रेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो उसके मीनिंग में ज्यादा कुछ है नहीं। कोरिलेशन में हम खाली कहते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन। एस्टिमेशन करना हो तो कोरिलेशन हेल्प नहीं करता, तो उसके लिए ये रिग्रेशन यूज होता है। सो रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक with the help of which the functional relationship between two variables can be established and which helps us in estimating the unknown value of one variable for a known value of the other variable। यानी एक वेरिएबल यानी x की वैल्यू दी जाए तो उसके ऊपर से आप y एस्टिमेट कर सकते हो, y दिया जाए तो उसके ऊपर से हम x एस्टिमेट कर सकते हैं, जो कि रिग्रेशन का मेन यूज भी कहा जा सकता है। दूसरे टर्म्स में कहे तो मीनिंग को अगर दूसरी तरह से कहना है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, देन चेंज इन वन वेरिएबल affects how much to other variable is shown by the line which is called linear regression line, and the coefficients are called linear regression coefficients। ठीक है, यानी दो कोएफिशिएंट्स है हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट में by(x) एंड bxy। तो ये हुआ हमारा मीनिंग ऑफ रिग्रेशन एंड रिग्रेशन लाइन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बारे में भी ऑब्जर्व किया। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्यों दो रिग्रेशन लाइन होती है, 12th में एक पढ़ाई गई, अब दूसरी यहाँ पे क्यों पढ़नी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड हमारा मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज्यादातर देखा भी गया है कि why there are two regression lines, क्यों होती है दो रिग्रेशन लाइंस, एक ही लाइन के ऊपर से एस्टिमेशन क्यों नहीं हो पाता। तो उसके आंसर में हम यहाँ पे कहने वाले हैं कि when two variables are found to be mutually dependent, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, mutually dependent means, and it becomes difficult to determine which variable is dependent variable and which variable should be regarded as independent variable। यानी कि जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि दो वेरिएबल्स दिए गए हैं x एंड y, जो हम कहते हैं उसमें पहला वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट है या दूसरा पहले पे, यानी हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, फिक्स कोई एक इंडिपेंडेंट और कोई दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, उस केस में हम यहाँ पे बात करते हैं इन सच केसेस टू रिग्रेशन लाइंस आर ऑब्टेन्ड। इसके लिए हम एग्जांपल लेना चाहे तो हम एग्जांपल में कह सकते हैं हाइट एंड वेट। हम नहीं कह सकते कि हाइट के ऊपर से आपको वेट का एस्टिमेशन मिलेगा या वेट के ऊपर से हाइट का मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वन बाय वन, x अगर हाइट है, y अगर वेट है, तो एक बार हम रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का इक्वेशन फाइंड करते हैं, देन रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y का इक्वेशन फाइंड करते हैं। हाइट की वैल्यू दी जाए तो हम y ऑन x वाली लाइन में x की जगह पे वैल्यू देंगे तो वेट का एस्टिमेशन मिलेगा। सिमिलरली अदर वे, ठीक है, यानी दो लाइंस है, वन बाय वन दोनों को मौका मिलता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनने का एंड सिमिलरली डिपेंडेंट वेरिएबल बनने का। इन शॉर्ट, दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, नो वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट और द अदर इज डिपेंडेंट। कोई भी एक कंपलसरी फिक्स इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ना हो,
तब हमें दो रिग्रेशन लाइंस ड्रॉ करना पड़ता है और दो इक्वेशंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं। और मीनिंग समझने के बाद और क्यों दो रिग्रेशन लाइंस होती है उसका हिस्सा समझने के बाद अब रिग्रेशन लाइंस कैसे ऑब्टेन की जाती है उससे रिलेटेड एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, उससे रिलेटेड छोटा सा पार्ट हम समझ लेते हैं। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं तो आपको ये पार्ट हेल्प करेगा। when we plot the values of variable x on x axis and the values of variable y on y axis on the graph paper, as the endpoints xy has a line passing through these points and its square becomes minimum। ग्राफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं उसमें ऐसा कहा जाता है जब भी हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स है, छिटपुट ऑलमोस्ट रैंडमली होते हैं और ऐसी लाइन ढूंढी जाती है जिसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स पास हो रहे हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस डायग्राम में कि रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं और एक व्हाइट लाइन हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ में दिख रही है आपको एक लाइन, तो वो लाइन पास होती है। ऐसी लाइन है वो जिसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर है और बाकी के जो नजदीक में पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन पॉइंट्स का इस लाइन से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो मिनिमम होता है। ठीक है, यानी इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट यानी मिनिमम, डिस्टेंस जिसका मिनिमम। कॉन्सेप्ट वाइज अगर ज्यादा डिटेल में मैथमेटिकल पार्ट में ना जाना हो तो हम ऐसे कहते हैं कि ये व्हाइट जो लाइन है उससे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट नजदीक में रहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी चाहिए जिससे बाकी के पॉइंट सबसे ज्यादा नजदीक रहे और इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, वही चीज अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। द लाइन अराउंड द मोस्ट ऑफ पॉइंट्स लाई इज रिगार्डेड एज द बेस्ट लाइन एंड द लाइन ऑब्टेन्ड बाय लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल, जो कि मैंने कहा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर या लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल इज नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं which principle is helpful for getting the line of best fit। ठीक है, तो आप कह सकते हो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव के लिए भी यूजफुल है एंड इट इज कॉल्ड द बेस्ट फिट लाइन और रिग्रेशन लाइन। और इसी से रिलेटेड हम कहते हैं इसे रिग्रेशन लाइन दो तरह से मिलती है, y on x एंड x on y। मटेरियल में हमने डिटेल में ये थियरी दी हुई है तो आप उसमें भी ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, द रिग्रेशन लाइन इज द बेस्ट एवरेज लाइन obtained by the least square principle। ठीक है, तो बेस्ट लाइन हम ऑब्जर्व करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा नजदीक में पॉइंट रहे और वो प्रिंसिपल है लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल और उसी को कहा जाता है द रिग्रेशन लाइन। ठीक है, अगर हम x को इंडिपेंडेंट लेते हैं टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y एज डिपेंडेंट वेरिएबल, अ लाइन obtained by least square principle is called regression line of y on x। It can be shown in the form of y is equal to a plus byx into x, जो कि आप ऑब्जर्व कर ही चुके हो आगे वाले 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, यानी x इंडिपेंडेंट है, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वो राइट साइड में रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट में रहता है। और b के सबस्क्रिप्ट में भी आप ये ऑर्डर देख सकते हो, लेफ्ट में y राइट में x, b के सबस्क्रिप्ट में होता है b y x। तो इक्वेशन के फॉर्मेट से भी आप इजीली याद रख सकते हो ये हिस्से को। ठीक है, सिमिलरली we take y as independent variable and x is taken as dependent variable, then the line obtained by least squares principle can be called regression line of x on y and its equation is shown in the form of x is equal to capital A plus bxy into y। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो लेफ्ट में x है, राइट में y है, तो b के सबस्क्रिप्ट है पहले x बाद में y। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा समझ के याद रखोगे इक्वेशन को तो रटना पड़ेगा नहीं। सो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दो रिग्रेशन लाइंस है उसमें पहली लाइन होगी, इक्वेशंस के बारे में कहना है तो फर्स्ट लाइन जो है उसे कह सकते हैं द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, दैट इज जो कि अभी हम कह चुके हैं y इज इक्वल टू a प्लस byx into x। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे नेचुरली कहेंगे where byx is the regression coefficient of रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। अभी हम इसे डिफाइन भी करने वाले हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट को। फिलहाल यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं byx को इस तरह से, और स्मॉल a जो है उसे कहा जाता है y बार माइनस byx into x बार। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला भी हम इजीली याद रखेंगे। एग्जाम्पल में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे याद रख सकते हैं इसे भी अच्छे से। सेकेंड है वो है द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। इक्वेशन भी हम देख चुके हैं, x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। सब्सक्रिप्ट याद रखना है, लेफ्ट में x राइट में y, तो बी एक्स वाई होता है, y ऑन x में भी उसी तरह से। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं वेयर बी एक्स वाई इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y एंड कैपिटल A इज इक्वल टू x बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हुआ कुछ। अब व्हाट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मीनिंग समझाओ, तो अब उसका हम मीनिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर दोनों बी वाई एक्स बी एक्स वाई को भी हम समझाएंगे। इट इज नथिंग बट रिग्रेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अ न्यूमेरिकल मेजर showing the change in the value of one variable for a unit change in the value of the other variable। कोई एक वेरिएबल में आप यूनिट चेंज करते हो तो दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट देखी जाती है उसे कहा जाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। गुजराती में कहिए तो कोई एक चल में एक एकम નો ફેરફાર કરવામાં આવે તો એકમ દીઠ કરેલા ફેરફારની બીજા ચલ પર જે અસર થાય એને આપણે કહેતા હતા નિયત સંબંધાંક, બરાબર। તો એ જ વસ્તુ છે, सेम वही है। अब इसे हम पर्टिकुलरली बी वाई एक्स बी एक्स वाई के लिए इजी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो वो इस तरह से लिखा जाता है द प्रोबेबल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y with unit change in the value of variable x can be given by byx। यानी यूनिट चेंज किसमें होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x में यूनिट चेंज किया y पे इफेक्ट आए तो byx। सिमिलरली द प्रोबेबल चेंज in the value of variable x with unit change in the value of variable y can be given by bxy। तो उसे हम कह सकते हैं bxy। यानी यूनिट चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, यानी सेकंड वेरिएबल में इफेक्ट होती है फर्स्ट वेरिएबल पे, ऐसे आप याद रख के भी कह सकते हो। ठीक है, तो कोई भी तीनों में से एक आध पूछा जा सकता है। पहला जनरल मीनिंग है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, फिर bxy एंड byx के लिए भी हमने उसे पर्टिकुलरली डिफाइन किया है। तो अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट के मीनिंग को समझने के बाद हमें जो देखना है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये एग्जांपल के लिए यूजफुल है, वो है हमारी फॉर्मूलाज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वैसे तो 7-8 फॉर्मूला है, मगर बेसिक हम पहले 6 फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व कर लेते हैं बी वाई एक्स बी एक्स वाई की। मेनली तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की फॉर्मूला के ऊपर से ही आती है। पहली बेसिक फॉर्मूला आर में होती थी, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एक्स वाई, जबकि वी वाई एक्स में क्या होगा, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो है लाइन होती है y ऑन x, तो डिनोमिनेटर बी वाई एक्स में हमेशा x वाला होगा, यानी एस एक्स स्क्वायर है। और वही हिस्सा दूसरे में याद रखने में बहुत इजी होता है, बी एक्स वाई हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एस एक्स स्क्वायर था, बी एक्स वाई में हो जाएगा एस वाई स्क्वायर। तो बहुत ही इजी पार्ट है, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है उसमें ये पहली फॉर्मूला यूज होगी। वैसे ही दूसरी फॉर्मूला है हमारी जिसमें हम कोवेरियंस की जगह पे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन रखते हैं, तो दूसरी फॉर्मूला रेडी हो जाती है, बी वाई एक्स में नीचे एस एक्स स्क्वायर रहेगा एंड वैसे ही बी एक्स वाई में रहता है नीचे एन एस वाई स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्मूला नंबर 3 होती है, जिसमें हम जो एक्स बार वाई बार इंटीजर हो वाली फॉर्मूला यूज करते थे कोरिलेशन में, वही फॉर्मूला है, मगर नीचे खाली एक्स वाला पार्टी रहेगा, यानी फॉर्मूला बन जाती है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। उसी तरह से बी एक्स वाई में नीचे सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर होता है। ठीक है, वैसे आप पूरा एक हिस्सा बी वाई एक्स वाला आगे पढ़ ही चुके हो, तो उसे खाली कन्वर्ट करने में क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में जहां x है वहां पे हमें खाली y लिख देना है, तो बन जाती है हमारी फॉर्मूलाज ऑफ बी एक्स वाई। ठीक है, चौथी फॉर्मूला में हमें पता है जब छोटे ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो n सिग्मा एक्स वाई वाली फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वही है, मगर नीचे स्क्वायर रूट हट जाते हैं और खाली x वाला हिस्सा रहता है, यानी फॉर्मूला बनती है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट, ध्यान रखना है यहाँ पे। वैसे ही बी एक्स वाई में नीचे होगा खाली n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। न्यूमरेटर सभी में सेम ही रहता है, डिनोमिनेटर है वो डिपेंड करता है, बी वाई एक्स है तो एक्स वाला, बी एक्स वाई है तो डिनोमिनेटर वाई वाला।
अब हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूवी वाली फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यहाँ पे दो वर्जन है यूवी वाली फॉर्मूला में, जिसमें पहले में हमारी फॉर्मूला में नीचे u वाला हिस्सा रहेगा dy x में और dxy में v वाला हिस्सा। अब दो पार्ट u वाली फॉर्मूला में क्यों है, क्योंकि पहले में 5 नंबर की फॉर्मूला जो यहाँ पे उसमें हम u लेंगे खाली x माइनस a, v लेंगे खाली हम y माइनस b, डिवाइड कुछ भी नहीं करते। अगर डिवाइड किया जाए कुछ भी तो उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला है, ये पूरी फॉर्मूला वही रहती है, इनटू खाली आ जाता है, बी वाई एक्स में पहले y है तो ऊपर सी वाई, बाद में बी वाई एक्स में x है तो नीचे सी एक्स, यानी रेशियो इनटू करना पड़ता है सी वाई अपॉन सी एक्स। वैसे ही बी एक्स वाई में रेशियो इनटू करना है सी एक्स अपॉन सी वाई। क्यों? क्योंकि एक u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स और v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मेट है। ज्यादातर हम 5 नंबर की फॉर्मूला यूज करेंगे। हम ज्यादातर कोई एग्जांपल में नीचे एक कोई भी नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे u में, अदरवाइज हमें 6 नंबर की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो ज्यादातर एग्जांपल्स जो है उसमें 3 नंबर की फॉर्मूला और 5 नंबर की फॉर्मूला का यूज करने का मौका हमें मिलेगा। कभी कभार जरूरत पड़ेगी तब हम पहली फॉर्मूला है या दूसरी कोई भी फॉर्मूलाज है उसका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे एग्जांपल्स में करेंगे। अभी हमें कुछ और स्पेशल फॉर्मूलाज भी देखना है। बाइवेरिएट टेबल अगर होता है जो कोरिलेशन में भी था वो यहाँ पे भी है, उससे रिलेटेड भी हमारे पास एक फॉर्मूला है और एक न्यू फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। जब बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों दिए जाए, आई मीन आर दिया जाए, एस एक्स दिया जाए, एस वाई दिया जाए, तब हम यूज करेंगे वो नई वाली फॉर्मूला। तो देखते हैं आप स्पेशल फॉर्मूला। वैसे स्पेशल फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं वो हमारे लिए ही है, क्योंकि बुक के अंदर उन्होंने ऐसे नहीं बताया, मगर हम क्यों कहते हैं इन्हें स्पेशल फॉर्मूला तो देखते हैं। पहली फॉर्मूला, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि r एंड बोथ स्टैंडर्ड डेविएशंस यानी कि sx एंड sy आर गिवन, यानी ये तीन चीजें दी जाए तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। याद रखने में इजी है क्योंकि बी वाई एक्स में पहले y है तो r के साथ न्यूमरेटर में एस वाई होगा, बाद में बी वाई एक्स में x है तो नीचे एस एक्स। सिमिलरली बी एक्स वाई में पहले x है तो ऊपर न्यूमरेटर में एस एक्स और नीचे आता है एस वाई। तो स्पेशल फॉर्मूला है, कई एग्जांपल में ये पूछा जाता है। यहाँ पे चारों में से कोई भी तीन दिए जाए, यानी बी वाई एक्स दे, एस एक्स दे, एस वाई दे, तो आप आर भी ढूंढ सकते हो। सिमिलरली चार में से तीन वैल्यू देके चौथी वैल्यू ढूंढने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। और दूसरी जो फॉर्मूला है वो हमारे बाइवेरिएट टेबल के लिए या फॉर ग्रुप डेटा भी कहा जाता है या बाइवेरिएट टेबल, उसके लिए बी वाई एक्स की फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही हिस्सा है, एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू सिग्मा वी एफ वी, नीचे खाली u वाला हिस्सा आएगा, n सिग्मा u स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा u एफ यू होल स्क्वायर। इसमें कंपलसरीली हमारी फॉर्मूला में हम सी एक्स सी वाई लेते हैं तो ग्रुप डेटा या बाइवेरिएट टेबल में इनटू सी वाई अपॉन सी एक्स हमेशा रहेगा, खास ध्यान रखेंगे। सिमिलरली बी एक्स वाई में नीचे v वाला हिस्सा होगा और इनटू में आएगा सी एक्स इंटू सी वाई, वेर n इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई, ये तो हम आगे देख ही चुके हैं। यहाँ पे एक पार्ट नया रहेगा, पहले हमें x बार की जरूरत नहीं पड़ती थी, अज्यूम्ड मीन a एंड b चाहिए होता था। यहाँ पे x बार की स्पेशल फॉर्मूला याद रखनी है, that x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा u एफ यू अपॉन n इंटू सी एक्स, वेर u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन सी एक्स, a यानी अज्यूम्ड मीन ऑफ x एंड c तो हमें पता ही है द क्लास इंटरवल ऑफ x। सिमिलरली हम कह सकते हैं y बार इज इक्वल टू b प्लस सिग्मा v एफ v अपॉन n इंटू सी वाई, इस और v के लिए तो हमें पता है y माइनस बी अपॉन सी वाई, एंड b हम कहते हैं अज्यूम मीन ऑफ y, सी वाई हम कहते हैं क्लास इंटरवल ऑफ y। यहाँ पे x बार y बार की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें स्मॉल a एंड कैपिटल A ढूंढना होता है रिग्रेशन लाइन के लिए, जिसमें हमें चाहिए होता है मीन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो ऑलमोस्ट मेजर पार्ट है हमने थियरी का फॉर्मूलाज का ऑब्जर्व कर लिया है। कोएफिशिएंट्स जो है हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, उसकी प्रॉपर्टी हम बाद में सम के वक्त मैं बोर्ड पे ही आपको लाइव समझाऊंगा, क्योंकि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इजीली समझा नहीं सकते और आपको डाउट भी रहता है और वो प्रॉब्लमेटिक ना हो, उस वजह से वो मैं लेक्चर में ही आपको समझाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, क्योंकि उसमें हमें प्रूफ भी देखनी है। ठीक है, मटेरियल में फिलहाल आप पढ़ पाओगे, वो प्रॉपर्टीज दी गई है। अब हमें मेन क्वेश्चन एक और है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, वो देखेंगे और आज के इस लेक्चर का हम विराम डिफरेंस के बाद देंगे। एग्जाम्पल का काम हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, थियरी से रिलेटेड देख लेते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में अब हमें जाना है, जिसमें पहला पॉइंट है और वो कहता है कोरिलेशन इज द मेथड ऑफ स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यस, हम कह ही चुके हैं कई बार कि दो वेरिएबल के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, हाइट एंड वेट है तो क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी हाइट ज्यादा हो तो वेट ज्यादा, हाइट कम हो तो वेट कम, या प्राइस एंड डिमांड है तो प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी, यानी नेगेटिव कोरिलेशन या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। उसमें हम खाली उतना ही कह सकते हैं, मेजरमेंट आप आर से ढूंढ सकते हो कि कितने परसेंट है, मगर एस्टिमेशन करना हो तो कोरिलेशन हेल्पफुल नहीं होता है, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में हमें यहाँ पे वही ऑब्जर्व करना है, रिग्रेशन इज द टेक्निक बाय विच फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं एंड उसके ऊपर से हम रिलेशनशिप यानी इक्वेशन मिलता है और उससे एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, कोरिलेशन हेल्प अस टू स्टडी the direction and the degree of relationship between two variables। दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्शन एंड डिग्री ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, जबकि रिग्रेशन के अंदर हम अभी कह चुके हैं, इट हेल्प्स अस इन एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू दी जाए, उसके ऊपर से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको एस्टिमेट करनी है तो वो रिग्रेशन आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो पहले दो पॉइंट है, वैसे टेक्निकली वो मीनिंग में से ही निकले हैं, तो आप मीनिंग अच्छे से तैयार करते हो दोनों चैप्टर्स का तो दो पॉइंट आप इजीली लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट है, द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी मेजर्ड बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर विच इज यूनिक। आर के बारे में हमने कहा था यूनिक होता है, एक ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि रिग्रेशन में अभी हम कह चुके हैं देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस और दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो वही है हमारा रिग्रेशन में पॉइंट। द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ रिग्रेशन कैन बी मेजर्ड बाय रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स व्हिच आर टू bxy एंड byx। तो वो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं जबकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक होता है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट हम इजीली समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहे तो द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट r लाइज बिटवीन -1 एंड 1। हमें पता है r की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में ही हमेशा रहती है। ठीक है, ना 1 से ज्यादा होगी ना -1 से कम। रिग्रेशन में हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ byx एंड bxy कैन बी एनी वैल्यू बट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये लेस देन इक्वल टू 1 क्यों होता है वो मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, ये पार्ट के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट समझना होगा। तो फिलहाल आप इतना याद रखो, byx की वैल्यू सपोज 1000 है तो bxy उतना ही 1000 गुना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो फिलहाल इतना याद रखना है कि कोरिलेशन में r की वैल्यू -1 एंड 1 होती है, byx एंड bxy में कोई भी हो सकती है, और इस हिस्से को मैं समझाऊंगा जब प्रॉपर्टीज लेने वाला हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में फ्यूचर में तब। ठीक है, तब तक के लिए इतना याद रखना है कि उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है मगर दोनों का प्रोडक्ट एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, और वो पॉइंट नंबर 5 हमें कहता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। हमें पता है हम u v जब अज्यूम करते हैं तो हमें कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना हो तो स्केल बदल सकते हो, x बार की जो भी वैल्यू है उसकी जगह पे a ले सकते हो, b ले सकते हो, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पॉसिबल है इन कोरिलेशन। मगर रिग्रेशन में दोनों अवेलेबल नहीं है, हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। इसी वजह से हमें जो byx की दो uv वाली फॉर्मूला मिली, ठीक है, जिसमें एक में अगर आप cx cy में डिवाइड करते हो तो byx में into cy upon cx करना पड़ता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। आप ओरिजिन बदल सकते हो यानी x बार y बार की जगह पे a भी ले सकते हो, बट अगर आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तब रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है उसमें इफेक्ट आती है, यानी दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 2 का कह सकते हैं हम। थियरी से रिलेटेड हमने ओवरऑल 70% पार्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी जो हिस्सा बाकी रहा है
वो हम लेक्चर जब होगा, लाइव लेक्चर हम पढ़ेंगे बोर्ड पे, उस वक्त मैं आपको वो पॉइंट्स को भी समझाऊंगा, ठीक है। जिसमें अभी बाकी है एक मेन क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोऑफिशिएंट्स, ठीक है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में थियरी है, मुझे पता है थोड़ा बोरिंग फीलिंग होती है, मगर ज़रूरी है, और आप इसे अच्छे से तैयार करना, रेडी करके रखो, क्योंकि थियरी का 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ आपको कॉपी करना है, आज के होमवर्क में यही काम है, जो भी थियरी अभी समझाई जा रही है, ऑल दो ये मटेरियल में है, फिर भी आपको नोटबुक में लिखनी है, क्योंकि मटेरियल के अंदर जो है वो कुछ कभी कभी हम अलग पॉइंट शॉर्ट में भी देते हैं, कभी इसमें से यहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझाया, वहां पे डिटेल में है, तो यहाँ पे जो भी वर्क दिया जाए वो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.